नमस्कार दोस्तों, प्रसाद मैथ्स एकेडमी पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने वर्ड प्रॉब्लम देखे थे। उस वर्ड प्रॉब्लम में क्या था कि कुछ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमको इक्वेशन बनाना था और उस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना था। सॉल्यूशन निकालना मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालना, ठीक है। तो उसी पर बेस होने वाला है हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 12.2 जो कि हम आज करने वाले हैं दोस्तों। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया है प्रैक्टिस सेट 12.2 का। Mother is 25 years older than her son. Find the son age if after 8 years ratio of the son age to the mother age will be 4/9. अब ये क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो। वो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या हो रहा है देखो। मदर इज 25 ईयर ओल्डर देन हर सन, ठीक है। मदर उसके बेटे से, उसके सन से 25 ईयर बड़ी है। फाइंड द सन एज if after 8 years ratio of the son age to the mother age will be 4/9। देखो, अगर 8 साल बाद मदर की एज का और सन की एज का रेशियो अगर 4/9 होगा तो हमें सन की एज कितनी होगी ये निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये सबसे पहले एक बात ध्यान में रखो फ्रेंड्स, जो भी क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करने को वो लगाई होगी वर्ड प्रॉब्लम में, उसको हमेशा एक्स मान लें, ठीक है। क्या करोगे, उसको हमेशा x मान लोगे। तो यहाँ पर हमको कौन सी क्वांटिटी फाइंड आउट करने को लगाइए, सन एज फाइंड आउट करने को लगाइए। तो आंसर लिखते हैं हम क्या करेंगे, सन एज को x मान लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, लेट सन प्रेजेंट एज, ठीक है। प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज मतलब आज का एज, आज का एज उसने पूछा है कितना होगा, ठीक है। तो सन प्रेजेंट एज बी x ईयर, ठीक है। तो हमने क्या किया, सन का प्रेजेंट एज हमने x ईयर मान लिया। देखिए, सन का प्रेजेंट एज अगर हमने x ईयर मान लिया, ठीक है, तो मदर का तो वो बोल क्या रहा है, मदर इज 25 ईयर ओल्डर देन हर सन। तो मदर का एज कितना होगा, x + 25, बराबर ना। सो मदर प्रेजेंट एज, मदर present age, mother present age is x plus 25 ईयर, बराबर। देखिए, सन प्रेजेंट एज अगर x हमने मान लिया है तो उसकी मदर है ना, उसके सन से 25 साल बड़ी है, ठीक है। ये सन का एज x + 25, तो ये मदर का एज क्या होगा, x + 25, बराबर। तो आगे क्या बोलता है, इफ आफ्टर 8 ईयर द रेशियो ऑफ सन एज टू द मदर एज विल बी 4/9। 8 साल बाद है ना, उन दोनों की एज का रेशियो 4/9 होगा। तो वो रेशियो हमको अरेंज करने के लिए सबसे पहले 8 साल बाद उन दोनों की उम्र निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ये तो हो गया उनका आज का एज, इनका ये दोनों देखो, सन का आज का एज क्या है, x है, और मदर का आज का एज क्या है, x + 25 है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उन दोनों का रेशियो 8 साल बाद बोला है, ठीक है। 8 साल बाद उन दोनों की उम्र का रेशियो 4/9 है। लेकिन रेशियो में अरेंजमेंट करने के लिए सबसे पहले उन दोनों का 8 साल बाद का उम्र क्या होगा वो तो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो आफ्टर 8 ईयर, लिखो फिर यहां पर, आफ्टर 8 ईयर, 8 ईयर सन्स एज, सन्स एज। देखो, सन का आज का उम्र क्या है, आज की एज 8x है, तो 8 साल बाद कितना होगा, x + 8 ईयर होगा, बराबर ना। देखो, लेट सपोज सन का आज का ईयर अगर 12 साल होगा, ठीक है, आज का, तो 8 साल बाद उसका कितना होगा, उसमें 8 मिलाए तो 20 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहां पर सन का प्रेजेंट एज अगर x है तो 8 साल बाद x + 8 हो जाएगा, बराबर ना। तो देखो, 8 साल बाद सन का एज कितना हुआ, x + 8, और मदर का क्या होगा फिर, मदर्स एज, तो मदर्स का आज का एज क्या है, x + 25, और 8 साल बाद कितना होगा, x + 25 + 8, ठीक है। ये 8 साल बाद होगा, ठीक है। दैट्स इक्वल टू x + 25 + 8 33। तो 8 साल बाद मदर का एज क्या होगा, 30, x + 33 ईयर। ओके, आगे क्या बोलता है, if after 8 year ratio of the son age to the mother age will be 4/9। तो क्या बोल रहा है वो,
द रेशियो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है, यहां पर लिखना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन, ठीक है। ये जो कंडीशन दी है देखो यहां से यहां तक, हाँ, उसके अकॉर्डिंग वो क्या है, मतलब रेशियो क्या हो रहा है, देखो अकॉर्डिंग ये कंडीशन है, और तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ सन एज टू द मदर एज विल बी 4/9। सो 8 साल बाद, हाँ 8 साल बाद का रेशियो, तो सन एज टू मदर्स एज, बराबर। देखो ये क्या है, रेशियो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है ना, ये तो फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन दैट इज रेशियो, ओके। तो रेशियो क्या है, रेशियो क्या दिया है 4/9। बात ध्यान से समझने लेना फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़ना, रेशियो ऑफ सन एज टू द मदर एज, पहले सन एज है फिर मदर एज है, तो सन एज यानी न्यूमरेटर में आएगा और मदर एज बाद में वाला डिनोमिनेटर में। पहले सन एज है ना, तो पहले वाला जो होगा ना वो न्यूमरेटर में, और टू द मदर एज, सन एज टू द मदर एज मतलब सन एज न्यूमरेटर में और बाद में वाला जो मदर एज है वो डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। देखो ये जो अरेंजमेंट है ना, उसको ही हम रेशियो ऑफ सन एज टू द मदर एज कहते हैं, ठीक है। रेशियो ऑफ सन एज टू द मदर एज, रेशियो ऑफ सन एज टू द मदर एज, अभी बात समझ में। तो वो रेशियो क्या दिया है, रेशियो क्या है 8 साल बाद, उसका रेशियो है 4/9, ओके। तो यहां पर हमें कौन सी एज डालनी पड़ेगी, 8 साल। देखो यहाँ पर कंडीशन 8 साल बाद का रेशियो है ना, सो 8 साल बाद को उनका जो उम्र है वो यहाँ पर हमें डालनी पड़ेगी। सो यहाँ पर देखो सन्स एज मतलब सन्स का 8 साल बाद का एज हमें डालना पड़ेगा। सो 8 साल बाद सन का एज क्या है, आफ्टर 8 ईयर x+8 अपॉन मदर्स एज 8 साल बाद का x+33 इज इक्वल टू क्या हो 4/9। फिर आगे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो 9 इंटू x+8 इज इक्वल टू 4 इंटू x+33, बराबर। तो 9 इंटू एक्स 9x, 9 इंटू +8 8 9 72 72, 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू +33 कितना 132, ओके। सो x वाले टर्म को इधर लेके आना है, एक साइड, ये 9x इधर का 4x इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये +72 को उधर लेके जाओ, वो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ओके। सो 9x माइनस 4x दैट इज 5x इज इक्वल टू 132 माइनस 72 60। सो x इज इक्वल टू 60, ये 5 को मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा। सो 5 1 जा 5, 5 12 जा 60, सो x इज इक्वल टू कितना आया 12 आया, ओके। देखो उसने सन की एज फाइंड आउट करने को लगाई थी, हमने सन की एज को माना क्या था x, और वही x को हमने फाइंड आउट कर लिया। सो सन एज क्या होगा, सो सन्स एज, सन्स प्रेजेंट एज लिखना, सन्स प्रेजेंट एज लिखो या टुडेस एज लिखो, एक ही बात है। प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 12 ईयर्स, ठीक है। तो सन का एज क्या आया 12 ईयर। अगर उसने ऐसा पूछा होता कि मदर का भी एज निकालो, तो क्या करते आप, मदर का प्रेजेंट एज, मदर प्रेजेंट एज, सो सन का कितना है 12, और मदर सन से कितनी बड़ी है 25 साल बड़ी है, तो सन का अगर 12 होगा तो 12 + 25 मदर का कितना होगा 37 होगा, ठीक है। सो मदर का क्या था प्रेजेंट एज x+25, ओके। तो x की जगह हम क्या पुट करते हैं 12, जो कि हमने निकाला है। सो मदर इज इक्वल टू 37 ईयर्स, ठीक है। लेकिन उसने आपको कहां तक पूछा है, सिर्फ सन्स एज पूछा है, इसलिए यहां तक भी आपने आंसर लिखा तो भी सफिशिएंट है। अगर मदर एज पूछता तो आपको ये कंडीशन मतलब ये लिखना पड़ता, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा, ठीक है।
अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम नेक्स्ट वाला करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 12। फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। एक फ्रैक्शन है, उसका डिनोमिनेटर है ना, उसके न्यूमरेटर से 12 से ज्यादा है, ठीक है। इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2 एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 7, अगर हमने न्यूमरेटर को 2 से कम किया और डिनोमिनेटर को अगर 7 से बढ़ाया तो न्यू फ्रैक्शन जो आता है, ठीक है, ये सब कंडीशन अप्लाई करके जो नया फ्रैक्शन आता है वो 1/2 के बराबर है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमको फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, मतलब वो फ्रैक्शन क्या होगा वो हमें निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले करेंगे, देखो क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 12। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर को x मान लेंगे, ठीक है। लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी x, ठीक है, बी x। एक मिनट, यहां पर हम लाइन लगा लेते थे, यहां पर इस लाइन, ओके। अब आगे क्या करेंगे हम, देखिए न्यूमरेटर में फ्रैक्शन में न्यूमरेटर को हमने क्या कर लिया, x मान लिया, b x। फिर क्या बोलता है, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 12। जो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर ना उसके न्यूमरेटर से 12 से ज्यादा है, तो वो कंडीशन लिख लेते हैं, एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन is greater by 12, बराबर, greater by 12। so फिर हम क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यही तो फ्रैक्शन होता है ना, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं, ओके। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर क्या माना है हमने x, ओके, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 12 से ज्यादा है, ठीक है। सो न्यूमरेटर प्लस 12, ये तो डिनोमिनेटर होगा, ठीक, ध्यान से समझो। न्यूमरेटर और फ्रैक्शन को हमने क्या माना है x, तो न्यूमरेटर हमने लिख लिया, और आगे क्या बोलता है, इट्स न्यूमरेटर इज डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 12। जो डिनोमिनेटर होगा ना फ्रैक्शन का वो न्यूमरेटर से 12 से ज्यादा है। सो अगर न्यूमरेटर अगर x होगा तो डिनोमिनेटर उससे 12 ज्यादा, मतलब x प्लस 12 होगा, ओके। सो फ्रैक्शन इज x अपॉन x प्लस 12, ये हमारा फ्रैक्शन है, ओके, ये हमारा फ्रैक्शन होगा। फिर आगे क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिख लो भैया, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इफ द न्यूमरेटर डिक्रीज बाय 2 एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 7, ठीक है। तो कंडीशन में क्या बोल रहा हो, अगर हमने देखो इफ द न्यूमरेटर डिक्रीज बाय 2, अगर हमने न्यूमरेटर को 2 से कम कर दिया और डिनोमिनेटर को 7 से बढ़ा दिया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो न्यूमरेटर है, देखो न्यूमरेटर x माइनस 2, ठीक है, 2 से क्या किया हमने, डिक्रीज किया है, और डिनोमिनेटर क्या है, हमने x प्लस 12 प्लस 7 से बढ़ाया, बराबर, ओके। देखो मैं फिर एक बार समझाता हूं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2, जिसका जो न्यूमरेटर फ्रैक्शन था वो हमने 2 से डिक्रीज कर दिया, मतलब उसमें से 2 माइनस करना पड़ेगा, एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 7, तो उसके डिनोमिनेटर में हमको 7 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। उसके डिनोमिनेटर को हमने 7 से इंक्रीज कर दिया, मतलब 7 को बढ़ाना पड़ेगा, ओके। अगर ऐसा होता है तो न्यू फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 1/2, तो इसका जो फ्रैक्शन है ना वो किसके इक्विवेलेंट है, 1/2, ठीक है। ये हमारा न्यू फ्रैक्शन है, देखो ये ना,
ये हमारा न्यू फ्रैक्शन है, ठीक है, ये क्या है, न्यू फ्रैक्शन। ओके, सो न्यू फ्रैक्शन जो आता है हमारा ये, वो किसके बराबर होगा, 1/2 के बराबर होगा। ओके, सो क्या आएगा फिर, x माइनस 2 अपॉन x प्लस 12 प्लस 7 इक्वल टू 1/2। ओके, देखो x माइनस 2 और x प्लस 12 प्लस 7 कितना होता है, 90। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 19। ओके, 2x, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 x प्लस 90 बराबर 2x, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, और 19 ये माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। सो 2x माइनस x कितना होता है, x, और 19 प्लस 4 23, तो हमें x क्या मिल गया, 23 मिल गया। ओके, तो हमको फाइंड आउट करना है फ्रैक्शन, ठीक है, ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है, देखो ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। ये ओरिजिनल फ्रैक्शन है और ये न्यू फ्रैक्शन है, लेकिन हमको फाइंड आउट क्या करना है, ओरिजिनल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। और ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, ये, so the fraction is x upon x plus 12 बराबर, तो दैट इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है, 23, और यहाँ पर 23 प्लस 12, सो क्या आएगा, 23 अपॉन 23 प्लस 12 क्या है, 35। तो ये हमारा वो फ्रैक्शन होगा, ठीक है, जो फ्रैक्शन उन्होंने फाइंड आउट करने को लगाया था ना, तो वो फ्रैक्शन हमारा ये आ रहा है 23/35। दिस इज आवर आंसर। तो नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप लिख भी सकते हो, फ्रैक्शन इज 23/35, ठीक है, यही हमारा आंसर था। तो उम्मीद करता दोस्तों कि ये भी आपको समझ आएगा। अब हम नेक्स्ट वाला करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन में, द रेशियो ऑफ weight of copper and zinc in a brass as 13:7. Find the weight of zinc in a brass utensil weighing 700 ग्राम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझो। कॉपर और जिंक का रेशियो ब्रास में कितना है, 13:7। अब एक बात समझ लो फ्रेंड्स, ये जो ब्रास होता है ना, ये ब्रास है ना, कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। मिक्सचर होता है मतलब ये जो ब्रास होता है ना, ब्रास, ये इसमें कॉपर भी होता है और जिंक भी होता है, ठीक है, इसको पीतल बोलते हैं, पीतल, ठीक है, पीतल। ये पीतल में ना, ये तो ब्रास है, ब्रास का भांडा, उसमें कॉपर होता है और जिंक होता है, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रास इज एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, या हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, क्योंकि ब्रास ये कॉपर और जिंक ये दोनों एलिमेंट से बने होते हैं। ओके, सो क्या बोलते हैं, रेशियो ऑफ वेट ऑफ कॉपर एंड जिंक इन अ ब्रास एज 13:7। अब यहां पर रेशियो दिया है, ठीक है, और जब भी क्वेश्चन में रेशियो दिया होगा तो हमको ये अज्यूम करना पड़ता है, लेट वेट ऑफ कॉपर, ठीक है। अगर रेशियो दिया होगा ना, ऐसा रेशियो 13:7, तो क्या करेंगे, वेट ऑफ कॉपर एंड वेट ऑफ जिंक का रेशियो क्या है, 13:7, तो कॉपर का क्या है 13, तो हम क्या करेंगे, वेट ऑफ कॉपर को मतलब उसको x लगा देते हैं, ठीक है, वेट ऑफ कॉपर इज 13x, तो इज 13x, ठीक है। तो हम क्या मानते हैं, 13 का रेशियो तो 13x लगा देते हैं, और वेट ऑफ जिंक इज 7x। ओके, आगे बस समझ रहे, देखो जब भी रेशियो दिया होगा, यहाँ पर कॉपर और जिंक का रेशियो दिया है, ठीक है, तो अगर ऐसा रेशियो होगा ना, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को x लगा देते हैं, ठीक है, 13x एंड 7x, ठीक है।
और वेट ऑफ कॉपर क्या है 13x है, और वेट ऑफ जिंक क्या है 7x है। ओके, और हमको पता है, क्या पता है, ये जो ब्रास होता है ना, ब्रास वो कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है, मतलब कॉपर और जिंक से ही बना होता है। ओके, सो आगे क्या आएगा फिर, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, नो वी नो दैट, सो वी नो दैट brass is mixture of copper and zinc, so we can write, क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, brass is equal to कॉपर प्लस जिंक। ठीक है, कॉपर प्लस जिंक हमेशा लिख सकते हैं। ओके, आप ये भी लिख सकते हैं, वेट ऑफ ब्रास इज इक्वल टू वेट ऑफ कॉपर प्लस वेट ऑफ जिंक, बराबर। और वेट ऑफ ब्रास क्या दिया है, वेट ऑफ ब्रास क्या दिया है, वेट ऑफ ब्रास क्या माना है हमने, वेट ऑफ ब्रास, ठीक है, वेट ऑफ ब्रास हमको निकालना है। ओके, नहीं वेट ऑफ ब्रास क्या दिया है 700 ग्राम, सो वेट ऑफ ग्राम ये क्या है, ब्रास 700 है। और वेट ऑफ कॉपर क्या है 13x, और वेट ऑफ जिंक 7x, बराबर। तो आगे क्या आएगा, 700 इज इक्वल टू 13x प्लस 7x, तो आगे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 700 इज इक्वल टू 13x प्लस 7x कितना होता है 20x होता है, बराबर। सो x इज इक्वल टू 700, ये प्लस का 20 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर 0 0 कट जाएगा। ओके, 70/2, सो x इज इक्वल टू 2 1 2, 2 35 70, so x is equal to 35, this is our, मतलब ये हमारा x है, ठीक है, x हमको क्या मिला 35। अगर हमको वेट ऑफ कॉपर निकालना है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वेट ऑफ कॉपर निकालेंगे। x तो हमको पता चल गया कि 35, सो वेट ऑफ कॉपर कितना आएगा, वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू क्या है, वेट ऑफ कॉपर 13x, सो 13x की जगह पर क्या आएगा 35। ओके, 35 इंटू 13 कितना होता है, 35 इंटू 13, 35 गुणा 3 105, 35 5 5 4 455, ये क्या है, तो 455 क्या होगा, 455 ग्राम क्या होगा, उसमें कॉपर होगा, ठीक है। और जिंक का वेट ऑफ जिंक इज इक्वल टू जिंक कितना है 7x, सो 7 इंटू 35। ओके, सो 35 इंटू 7, 7 50 35 3 7 21, 245 ग्राम क्या होगा उसमें, 245 ग्राम होगा उसमें जिंक। ओके, अब देखिए वेट ऑफ कॉपर, तो ये ब्रास में है ना, तो कॉपर कितना होगा 455 ग्राम होगा, और वेट ऑफ जिंक कितना होगा 245, और पूरा ब्रास कितना का है, पूरा ब्रास कितना है 700 ग्राम का है, तो 700 ग्राम में से
उस ब्रास में कॉपर 455 ग्राम होगा और जिंक का वेट होगा 245 ग्राम। ओके, लेकिन उसने पूछा क्या था, आपको सिर्फ वेट ऑफ जिंक निकालना है, ठीक है। और अगर वेट ऑफ जिंक पूछा है तो आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं, ठीक है, इतना भी लिखा ना तो भी सफिशिएंट है जिंक का। सो नीचे लिख दो, सो वेट ऑफ जिंक इज 245 ग्राम, ठीक है। तो ब्रास में जिंक कितना होगा, 245 ग्राम, ठीक है। उसने सिर्फ जिंक का पूछा था, इसलिए आप सिर्फ जिंक का भी लिखा तो भी चलेगा। तो क्या करना है आपको, इसमें कुछ नहीं करना, रेशियो दिया है, अगर रेशियो का कुछ प्रॉब्लम आया, ठीक है, तो उसको क्या करने का, उसको x से जोड़ देना, ठीक है, दोनों रेशियो को x से जोड़ देना। फिर बाद में आपको पता है कि ब्रास इज मिक्सचर ऑफ ब्रास, कॉपर और जिंक से बना होता है, ठीक है। सो वेट ऑफ ब्रास इज इक्वल टू वेट ऑफ कॉपर प्लस वेट ऑफ जिंक, ठीक है। और वेट ऑफ ब्रास कितना है, पूरा ब्रास का वेट है 700 और उसमें से 13x, देखो 13x हमने क्या किया है, वेट ऑफ कॉपर लिया है, 13x प्लस 7x ये वेट ऑफ जिंक लिया है, ठीक है। इसके ये जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर बाद में वेट ऑफ कॉपर ये वेट ऑफ जिंक दोनों की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वेट ऑफ जिंक की वैल्यू क्या है, 245 ग्राम। और देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल उसने क्या दिया है, फोर्थ एग्जांपल में, फाइंड द 3 consecutive whole number whose sum is more than 45 but less than 54। अब यहाँ पर हमें ना ऐसे 3 consecutive whole number ढूंढने हैं जिसका जो सम किया तो वो 45 से ज्यादा आने चाहिए और 54 से कम आना चाहिए। अब वो नंबर हमको यहाँ पर ढूंढना है। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर क्या होता है। अब होल नंबर आपको पता है, होल नंबर मतलब जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक जाने वाले जो नंबर है, मतलब जिसकी शुरुआत जीरो से होती होगी वैसे इनफाइनाइट तक जाने वाले नंबर वो सारे के सारे होल नंबर होते हैं। हमने ये रैशनल और इरेशनल चैप्टर जो था फर्स्ट चैप्टर उसमें पढ़ा था। तो कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर क्या होता है। अब कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्या, एक के बाद एक आना। अब देखिए लेट्स सपोज यहां पर मैं लिखता हूं 4 5 6। अब ये जो तीनों नंबर है ना, ये तीनों के तीनों कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर है, ठीक है। ये तीनों के तीनों कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर है। क्यों, क्योंकि ये तीनों के तीनों होल नंबर है और कॉन्सिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आ रहे हैं। देखो 4 के बाद 5 आता है, 5 आता है, 5 के बाद 6, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए, कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर हो गए। अब देखिए प्लस ये जो तीनों नंबर है ना उसको मैं 5 के फॉर्म में बताता हूं, ठीक है। कैसे बताऊंगा, देखो ये 4 को मैं 5 माइनस 1 लिख सकता हूं, ठीक है, 5 की जगह पे 5 लिखता हूं। और ये जो 6 है ना उसको 5 प्लस 1 लिख सकता हूं। ओके, देखिए ये 4 5 6 है ना उसको भी इस तरह भी लिख सकता हूं ना। ओके, उसी तरह से अगर मैं 11 12 13 लेता हूं, अब ये तीनों की तीनों होल नंबर है और कॉन्सिक्यूटिव क्यों है, देखो ये तीनों को तीनों कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर क्यों है, क्योंकि एक के बाद एक आ रहा है, देखो 11 12 13। अब इसको अगर मैं बोलूं कि इसको मुझे 12 के फॉर्म में बताना है तो मैं कैसे बताऊंगा, ये 11 को 12 माइनस 1 लिख सकता हूं, बराबर। 12 की जगह पे 12 और 13 को 12 प्लस 1 लिख सकता हूं, ठीक है, लिख सकता हूं इस तरह से 12 के फॉर्म में। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, ये थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर को x के फॉर्म में दिखाएंगे, ठीक है, x के फॉर्म में। सो यहां पर लिखो लेट 3 consecutive whole numbers be x minus 1 x और x plus 1, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां पर जो 3 consecutive whole नंबर इसको x minus 1 x और x plus 1 मान लिया, ठीक है। मान सकते हैं ना, देखो अगर मैं x की जगह पर अगर मैं 14 लिखता हूं, ठीक है, तो 14 माइनस 1 14 और 14 प्लस 1, तो 14 माइनस 1 13 14 और 15 आ गए तीनों के तीनों कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर, ठीक है। तो x की जगह पर हम कौन सा भी नंबर लिखेंगे ना, x की जगह पर कौन सा भी नेचुरल नंबर या होल नंबर डाला हमने तो इस फॉर्म में तीनों के तीनों कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3 कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर को हमने x माइनस 1 x प्लस 1 ऐसा मान लिया। तो इन तीनों होल नंबर का जो एडिशन है ना, एडिशन ये तीनों के तीनों होल नंबर का एडिशन है ना वो 45 से ज्यादा होनी चाहिए और 54 से कम होनी चाहिए। आप देखना मतलब क्या है, कंडीशन क्या अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग गिवन कंडीशन।
तो हम क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इन तीनों का सम। ओके, सो इधर लिख लो फिर सम ऑफ थ्री consecutive होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर, और ये जो तीनों के तीनों consecutive होल नंबर का जो सम है वो 45 से ज्यादा होना चाहिए, 45 से ज्यादा होना चाहिए और 54 से कम होना चाहिए। बराबर लिख सकते हैं ना अकॉर्डिंग गिवन कंडीशन। सो नीचे क्या लिखेंगे हम 45 सम ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर। ठीक है, कौन से माने हमने x माइनस वन, ठीक है, उनका सम एक है x माइनस वन प्लस x प्लस वन बराबर 54 बराबर। और अब आगे 45, अब देखिए x माइनस वन प्लस x प्लस वन। अब यहां पर क्या कट रहा है, देखो क्या कटेगा यहां पर x माइनस वन प्लस x प्लस वन, माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 45 x प्लस x, तो कितना हुआ 3x। ठीक है, और यहां पर 54। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर जो 3x है ना वो मतलब इन तीनों का सम क्या आ रहा है 3x आ रहा है, और 3x ये 45 से ज्यादा है और 54 से कम है। तो सबसे पहले हमको x निकालना पड़ेगा, तो x निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा डिवाइड बाय 3 ईच टर्म। ठीक है, या ये तीनों की तीनों टर्म को हमको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 3 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 45 डिवाइडेड बाय 3x डिवाइडेड बाय 3, 54 डिवाइडेड बाय 3। ओके, सो 45 डिवाइडेड बाय 3 क्या होता है 15, 3 कटेगा बचेगा x, 54 डिवाइडेड बाय 3 होता है 18, है ना, ये 15 होता है और ये 18 होता है बराबर। 18 3 जा 54, 15 3 जा 45। अब देखिए फ्रेंड्स x की जो वैल्यू है ना वो 15 से ज्यादा होनी चाहिए और 18 से कम होनी चाहिए। x की जो वैल्यू है ना यहाँ पर क्या ये इस कंडीशन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू 15 से ज्यादा आ रही है लेकिन 18 से कम आ रही है, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, तो क्या हो सकती है 15 से ज्यादा मतलब 16। ठीक है, 16 हो सकती है, और x इज इक्वल टू 18 से कम, तो 18 से कम 17। तो इसका मतलब क्या है हम x की वैल्यू 16 भी ले सकते हैं और 17 भी ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे आगे यहां पर करते हैं, यहां पर हम क्या करेंगे अगर मैं इफ x इज इक्वल टू 16 रखता हूं, ठीक है, अगर मैं x इज इक्वल टू 16 रखता हूं, इफ वी पुट x इज इक्वल टू 16, ठीक है, इन 3 consecutive होल नंबर। ठीक है, जो 3 consecutive होल नंबर है ना, अगर मैं वहां पर x इज इक्वल टू 16 रखता हूं तो वो 3 consecutive नंबर कौन से आएंगे, देखो ये वाले 3 consecutive नंबर x माइनस वन, तो x माइनस वन मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ, जो 3 consecutive नंबर कौन से है x माइनस वन, x और x प्लस वन है। सो 16 माइनस वन x की जगह 16 और 16 प्लस वन, सो 17 नहीं सॉरी 17 15 16 17। तो ये 3 वो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, ठीक है, ये 3। और जब मैं x की वैल्यू 17 रखता हूं, देखो यहां पर x की वैल्यू हमने से 16 निकाली और 17 भी निकाली, तो हमें क्या करना पड़ेगा 16 में रखना पड़ेगा और 17 में रखना पड़ेगा। ओके, सो इफ वी पुट, अब क्या कर रहे हैं हम x की वैल्यू रखेंगे 70,
x की वैल्यू क्या रखेंगे 17 इन 3 consecutive होल नंबर्स। ओके, सो कौन कौन से हो, x माइनस 1, x और x प्लस 1। सो यहां पर रख दो फिर x की जगह 17 माइनस 1, 17 और 17 प्लस 1 बराबर 17 माइनस 1 क्या होता है 16 और 17 और 18। तो यहां पर कौन कौन से आए, वो तीन कौन से नंबर 16, 17, 18। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो तीन कॉन्सिक्यूटिव नंबर कौन से हो गए 15, 16, 17 और 16, 17, 18। ठीक है, ये तीन और ये तीन। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट 6 कॉन्सिक्यूटिव नंबर हो गए कि जिनकी एडिशन 45 से कम होगी और नहीं सॉरी 45 से ज्यादा होगी और 54 से लेस होगी। ओके, सो इधर लिखो, so that 3 consecutive numbers are 15, 16, 17 and 16, 17 and 18। ठीक है, ये वाले हो गए। आगे बात समझ में। अब देखिए फ्रेंड्स ना, अब हम क्या करते हैं, ये आंसर बराबर है क्या वो चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, देखिए 15 प्लस 16 प्लस 17 कितना होता है, 15 प्लस 16 31 प्लस 17 कितना होता है 48। अब 48 देखो इन तीनों का एडिशन क्या आता है 48। अब वो 48 है ना 45 से ज्यादा है और 48 54 से कम है। तो इसका मतलब ये तीनों को तीनों जो नंबर हमने फाइंड आउट किए वो एकदम बराबर है। उसी तरह से इन तीनों नंबर को चेक करते हैं। 16 प्लस 17 कितना होता है, 16 प्लस 17 33, 33 प्लस 18 51। अब ये इन तीनों का एडिशन क्या आ रही है 51 आ रहा है। और अब देखो 51 45 से ज्यादा है 54 से कम है। तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों नंबर भी एग्जैक्टली बराबर हो गए। आगे बात समझ में। देखो फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने का और एक तरीका है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो एग्जांपल है ना उसको हम अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या बोलता है देखो 3 कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर उसका सम 45 से ज्यादा आना चाहिए और 54 से कम आना चाहिए। अब यहां पर मैं क्या करूंगा 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर कंसीडर करूंगा। देखो भाइयों, लास्ट टाइम मैंने क्या किया था 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर को इस तरह से सपोज किया था। ठीक है, इस तरह से। तो इस बार हम क्या करेंगे कि जो 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है ना उसको हम इस तरह से कंसीडर करेंगे, बराबर ना। ठीक है, इस तरह कंसीडर करो या इस तरह से कंसीडर करो एक ही बात है, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे इस तरह से कंसीडर करेंगे। ओके, तो अगर यहाँ पर x की जगह हम 12 लिखते हैं तो x प्लस 1 13 और 12 प्लस 2 मतलब 14। ठीक है, अगर ये तीनों कॉन्सेप्ट होल नंबर, तो इस बार मैं क्या करूंगा लेट 3 consecutive whole number b x plus 1 x plus 2। ओके, अब ये यहां पर मैंने तीनों कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर को कंसीडर कर लिया। उनका एडिशन क्या है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ना, गिवन कंडीशन क्या बोलता है ये 3 कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर का एडिशन क्या है 45 से ज्यादा होना चाहिए। ओके, सो कौन से नंबर है तीनों x प्लस उनका एडिशन ना, इन तीनों नंबर का एडिशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तीनों होल नंबर हमने कंसीडर किया है और मतलब ये तीनों कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर हमने कंसीडर किया है उसका एडिशन। ठीक है, x प्लस 1 और x प्लस 2 उसका एडिशन कितना होना चाहिए 45 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, एंड और क्या हुआ है उन तीनों नंबर का एडिशन कितना 45 से ज्यादा और किससे कम, तीनों नंबर का एडिशन किससे कम होना चाहिए वो 54 से कम होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर तीनों का एडिशन 45 से ज्यादा है और यहाँ पर 54 से कम है, वो हमने कंसीडर कर लिया। और यहाँ पर क्या आएगा
x प्लस एक्स कितना 3x, ओके 1 प्लस 2 3x प्लस 3 दैट इज ग्रेटर देन 45 एंड यहाँ पर x प्लस x कितना 3x और 1 प्लस 2 प्लस 3 54 बराबर। यहाँ पर क्या करेंगे 3x, अब ये प्लस का 3x है ना, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 45 माइनस जाएगा, सो 3x इज ग्रेटर देन 42। सिमिलरली x इज इक्वल टू x इज लेस देन 42 डिवाइडेड बाय 3, सो x इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आता है 14 आता है, ओके। सो 49, सो x की वैल्यू हमको क्या मिली, x की वैल्यू हमको क्या मिलनी चाहिए 14 से ज्यादा मिलनी चाहिए, ओके। उसी तरह से यहाँ पर क्या करेंगे 3x, ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का होगा, तो यहाँ पर 54 माइनस 3 आएगा। सो यहाँ पर क्या आएगा फिर ऐसे लिखना, अब 3x देखो 3x ना, 3x यहाँ पर 51 आएगा, ओके। अब x इज लेस देन 51 अपॉन 3, सो x इज लेस देन कितना आएगा 70 बराबर, ओके। यहाँ पर x क्या है, क्या बोल रहा हो, यहाँ पर x से ना वो 14 से बड़ा होना चाहिए, तो 14 से बड़ा होल नंबर हम क्या लिख सकते हैं 15 लिख सकते हैं बराबर। और यहाँ पर x कितना होना चाहिए 17 से छोटा होना चाहिए, तो 17 से छोटा होल नंबर हम क्या ले सकते हैं 16 ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने x की वैल्यू 50 निकाली और यहाँ पर 60 निकाली, तो क्या करना है हमको, अब क्या करेंगे इनका जो ये जो कंडीशन है, देखो ये 3 होल नंबर, वहां पर x की वैल्यू हम 15 लिख सकते हैं या 16 ले सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं पुट x इज इक्वल टू 15 in 3 consecutive होल नंबर, ठीक है होल नंबर, ठीक है। ये 3 consecutive होल नंबर है ना, x प्लस 1 और x प्लस 2, इसमें हम x की जगह क्या डालेंगे 15 डालेंगे बराबर। सो 15 है ना, 15 प्लस 1 16, 15 प्लस 2 70 बराबर, ये 3 आ गए। वैसे ही यहां पर भी वही करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पेन चलने में दिक्कत हो रही है, हम नीला कलर पे लिखते हैं, देखो फिर पुट x इज इक्वल टू 16, यहां पर हमने 3 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर में x की वैल्यू हमने 15 डाली, तो यहां पर हम क्या डालेंगे 16 डालेंगे, क्योंकि हमने x के 2 वैल्यू निकाले हैं ना। तो 3 कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर, ठीक है, इतना समझ रहा आप। सो कौन कौन से वो ये, ठीक है। सो x की जगह पर 16 आएगा, x प्लस 1 मतलब 16 प्लस 1 कितना होता है 17, ओके। x प्लस 2 तो 16 प्लस 2 कितना होता है, क्या होता है 18 बराबर। तो देखिए फिर 15 16 17 और 16 17 18 ये वो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है कि जिनका सम 45 से ज्यादा होगा और 54 से कम होगा। अब देखिए इसको चेक करते हैं, 15 प्लस 16 31 प्लस 17 48 45 से ज्यादा है और 54 से कम है। उस तरह से 16 प्लस 17 13 प्लस 18 51। अब इन तीनों का एडिशन जो है वो 45 से ज्यादा है और 54 से कम है, ठीक है। इसलिए हमने जो आंसर निकाला, ठीक है, वो बराबर है, ओके। तो आप है ना इस टाइप से भी इस एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हो, या मैंने लास्ट टाइम मतलब जो मैंने अभी सॉल्व करके दिया दूसरे टाइप से, उस टाइप से भी आप इस एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। आपका जो ये प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, इसमें और 6 एग्जांपल बाकी फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने 4 एग्जांपल को कवर कर लिया, बाकी जो 6 एग्जांपल है फ्रेंड्स वो अगले लेक्चर में हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा फ्रेंड्स तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।